सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के चलते फिर से स्कूल जो हैं बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें भी जो 30 तक आपके स्कूल बंद किए हैं, इन एक सप्ताह में भी आपकी पढ़ाई में विघ्न ना पड़े, इसीलिए हमने दोबारा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है 12th। इसी श्रृंखला में आज हम अध्याय नंबर 15 महासागरीय जल संचलन पढ़ेंगे, मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर। महासागर आपने पिछली जो वीडियोस हैं उसके बारे में उसमें देखा होगा। महासागर आपको पता भी है कि 5 बड़े महासागर होते हैं, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में। लेकिन आपने उनकी मूवमेंट्स, उनकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में आपने नहीं पढ़ा, जो आज हम आपको +2 में अध्याय नंबर 15 में बताएंगे। महासागरीय जल कभी भी स्थिर एवं निश्चल नहीं रहता। महासागरीय जल जो होता है कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, हमेशा बहता रहता है, रुका नहीं रहता। यह सदैव गतिमान रहता है। गति मैंने वही आपको बताया कि चलता ही रहता है। महासागरीय जल को भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन और घनत्व, आपको पता है महासागर का जल जो होता है वो हमेशा खारा ही होता है, पीने योग्य नहीं होता। और इस पर कार्य कर रहे बाहरी बल, बाहरी क्या क्या करते हैं, सूर्य, चंद्रमा और वायु महासागरीय जल को क्या प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल की गतियां क्षैतिज तथा लंबवत दोनों ही दिशाओं में होती हैं। महासागरीय जल में पैदा होने वाली सभी गतिविधियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। एक समुद्री तरंगे यानी सी वेव्स, दूसरी ज्वार भाटा यानी टाइड्स, तीसरी होती है महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुद्री तरंगे क्या होती हैं। महासागरों की सतह पर पवनों के घर्षण, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, रगड़ने का जो भाव होता है उसको घर्षण कहते हैं, के प्रभाव से जल अपने ही स्थान पर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे और आगे पीछे जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, समुद्री तरंगे कहते हैं। तरंगे क्या होती हैं, लहरें, लहरें बड़ी बड़ी होती है। कई बार लहरों में अगर ज़्यादा होता है तो तूफान भी आ जाता है। तो लहरें सभी मायनों में ऊर्जा हैं, जल नहीं। तरंग ऊर्जा महासागरीय सतह के आर पार गति करती है और सागरीय सतह को दोलायमान गति करती है। इसमें जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में होते हैं और कण आगे पीछे नहीं बढ़ते, बल्कि ये आगे बढ़ते हुए ही दिखाई देते हैं। अब ये पता चलना चाहिए तरंग बनने के क्या कारण हैं। समुद्री तरंगे जल की सतह पर पवनों के दबाव या घर्षण के कारण उत्पन्न होती हैं। समुद्री तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, आपको पता चल गया कि जल की सतह पर पवनें क्या होती हैं, हवाएं के दबाव या घर्षण से उत्पन्न होती हैं। पवनें जल को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे क्या होती हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं और ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त हो जाती हैं, यानी पहले गति करती हैं और यहाँ पर आकर अपने आप को अलग कर लेती हैं। तरंगों का आकार बल जो है 3 कारणों पर निर्भर करता है। एक तो उसके बहने की गति, किस गति से वो बह रही हैं, दूसरी उसकी अवधि यानी उसका कितना समय है बहने का, बढ़ने का, और तीसरा है पवनों के निर्विघ्न बहने की दूरी अर्थात समुद्र का विस्तार कितना है। उदाहरण के लिए यदि पवन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और 50 घंटे तक 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बिना रुकावट के, यानी कोई तूफान नहीं आता, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, लगातार आगे बढ़ती रहती है, तो वह समुद्र से 15 मीटर ऊंची तरंगों का निर्माण कर सकती है। अगला आता है तरंगों के प्रकार।
तिरंगों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सी, एक स्वेल और एक सर्फ। कितने प्रकार की तिरंगे होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है सी, एक होता है स्वेल और तीसरा होता है सर्फ। अब सी क्या होती है देखते हैं। जब कभी महासागरों की सतह पर विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गति या पवनें चलती हैं, कि जब कभी महासागर की सतह पर विभिन्न दिशाओं से अलग अलग गति करने वाली पवनें चलती हैं और वहाँ एक साथ भिन्न भिन्न अलग अलग जो है लंबाई व दिशाओं वाली तरंगों का समूह उत्पन्न हो जाता है। अगर वो अलग अलग दिशा से गति करेंगे, अलग अलग दिशा से जो है, तो क्या होगा, उनकी लंबाई और दिशाएं भी हैं, वो अलग अलग तरंगों के रूप में अलग अलग दिशाओं में समूह उत्पन्न हो जाएगा। ये तरंगे अव्यवस्थित और अनियमित होती हैं, इसीलिए इन्हें सी तरंगे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नियमित नहीं होती। सी का स्वभाव जटिल तथा परिवर्तनशील होता है, कभी भी हमेशा बदलती रहती हैं, चेंजिंग जाती हैं, इसलिए इसको अनियमित और अव्यवस्थित कहते हैं। अगला हमारा जो है वो है स्वेल। महासागर पर तूफान केंद्र के बाहर की ओर कुछ दूरी पर, महासागर में जब तूफान आता है केंद्र से बाहर की ओर कुछ दूरी पर एक समान ऊंचाई और आवर्तन काल के साथ समुद्री तरंगे नियमित रूप से चल रही होती हैं, इन्हें स्वेल कहा जाता है। अगला है सर्फ। तट के निकट जल के उथला होने के कारण महातरंगों की गर्त समुद्र के नितल से टकराती है, यानी निचल से टकराती है। इससे उत्पन्न घर्षण के कारण जो तरंगे होती हैं, महातरंगे, बड़ी बड़ी तरंगे होती हैं, उनकी गति जो है वो धीरे हो जाती है, तरंग ऊंची हो जाती है और उनकी ढाल होती है बहन नीचे की जो गति करती है ना, वो तीव्र होने लग जाती है। और तरंग गरत की अपेक्षा तरंग श्रृंग तेजी से आगे बढ़ता है, जो झुक कर तट पर टूटता है। परिणाम स्वरूप ब्रेकर या टूटी हुई तरंग का निर्माण होता है। अब आपको ये पता चलेगा तरंग श्रृंग और तरंग गर्त किसे कहते हैं। तरंग का ऊपर उठा हुआ भाग, तरंग श्रृंग क्या होता है कि तरंग का ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है उसे हम कहते हैं तरंग श्रृंग, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं तरंग गर्त। समझ आ गया कि तरंग गर्त और तरंग श्रृंग में क्या फर्क है। जो तरंग का ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो श्रृंग होता है, और जबकि नीचे धंसा हुआ भाग क्या कहता है, तरंग गर्त। और तरंग गर्त को एक नाम और भी बोलते हैं जिसको कहते हैं द्रोणी। टूटी तरंगों के गिरे पानी के झाग बनती है। झाग मिश्रित जल से तरंग आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि जल ही तट की ओर झुककर आवाज के साथ बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वावन। अंत में जल वापस समुद्र की ओर लौटता है तो उसे कहते हैं बैक वॉश। समझ आ गया? आगे जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।